तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पहला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण में तीर की दिशा क्या होती है। कह रहा है कि अगर कोई हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे लिख दिया यस प्लस O2 और ये एरो दे दिया, उसके बाद लिखते हैं हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहता है कि यह तीर की दिशा क्या होगी। तो हमको मालूम है ये क्या है, इसको हम कहते हैं अभिकारक, देखेंगे, और इसको हम कहते हैं उत्पाद, ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं उत्पादक। और ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम इसको क्रियाफल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो तीर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर की दिशा होती है वह अभिकारक से उत्पादक या उत्पाद या क्रियाफल की दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकर्मकों में एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था किस प्रकार दर्शाते हैं। कह रहा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें कोई ठोस है, कोई द्रव है या फिर गैस है, तो उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस के लिए हम यस का रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर वह द्रव है यानी लिक्विड है तो उसके लिए हम यल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वह गैस है यानी वह पदार्थ गैसीय अवस्था में है, चाहे वो अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो, तो उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी तीनों के जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो इंग्लिश वर्ड है उसके पहले अक्षर का स्मॉल लेटर में हम प्रयोग करते हैं। यानी ये हो गया यस, ये हो गया यल लिक्विड, और गैस के लिए जी। लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ है जो जल में विलय है, तो उसके लिए हम एक्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे नमक है और इसको पानी में घोल दिया गया है, तो ये नमक जो होगा वो पानी में विलय होगा। यानी अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो जल में विलय है, घुलनशील है, तो उसके लिए हम एक्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे अभिकर्मकों या उत्पादों की भौतिक अवस्था को अगर वे ठोस में है तो यस से, द्रव में है तो यल से, गैस में है तो जी से, और अगर वह जल में विलय है तो एक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है जलवाष्प को रासायनिक समीकरण में किस प्रकार दर्शाते हैं। कह रहा है कि अगर कोई जलवाष्प है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जलवाष्प रिप्रेजेंट है H2O। तो पहले तो जलवाष्प को हम लिखेंगे H2O, और चूंकि जलवाष्प क्या है, जलवाष्प क्या है, ये गैस फॉर्म है, तो गैस के लिए हम रिप्रेजेंट जी से करते हैं, तो H को हम ऐसे जी से लिखेंगे, इसका मतलब हो गया जलवाष्प, ठीक है। अगर यही जल है, केवल पानी है, तो इसको हम यल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि H2O जो होगा वह लिक्विड फॉर्म में होगा, इसके लिए हम यल के लिए करेंगे। लेकिन अगर यही H2O है और यहाँ पर यस सॉलिड लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बर्फ है। बर्फ ठोस में होता है, जल H2O लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जल को ही जब हम गर्म करते हैं तो वह जलवाष्प में बदल जाता है, जो एक गैसीय स्वरूप है। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जलवाष्प को रिप्रेजेंट करने के लिए H2O लिखने के बाद कोष्टक में यहाँ पर हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपसे ये पूछ देगा किसी ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर वो ठोस के फॉर्म है तो वो बर्फ होगा, और उसके लिए हम यस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सॉलिड फॉर्म बताएंगे। अगर वह जलवाष्प है तो गैसीय फॉर्म है, तो H2O को जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वही जल लिक्विड फॉर्म में है तो H2O को हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण दीजिए। कह रहा एक ऐसा समीकरण लिखिए जो संतुलित हो। तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन के लिए हम जवाब भी सिंपल देंगे। जैसे अगर लिखना हो तो हम लिख देंगे C+O2 एरो देंगे, ये बन गया Cu2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप S+O2 एरो देंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये दोनों क्या है, संतुलित समीकरण है। क्यों है, क्योंकि क्रिया में जितने भी यौगिक या कंपाउंड या जो भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, सबके परमाणुओं की संख्या अगर उत्पाद के परमाणुओं के संख्या के बराबर है तो क्या कहेंगे, उसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। देख लेते हैं, कार्बन इधर कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, तो टोटल कितने हो गए 3, इधर भी हो गए 3, इसलिए ये समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण कहलाएगा।
यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में जितने भी यौगिक प्रयोग किए गए हैं उनमें उपस्थित अगर परमाणुओं की संख्या उत्पाद बने हुए हैं जो उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कही जाती है। संतुलित समीकरण के बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन ये था कि संतुलित रासायनिक समीकरण का एक एग्जांपल देना है, तो सिंपल क्वेश्चन के लिए सिंपल आप आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हेतु आवश्यक तापक्रम, दबाव तथा उत्प्रेरक किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कह रहा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें हमको रिप्रेजेंट करना है क्या, तापक्रम, दबाव यानी प्रेशर और उत्प्रेरक, तो हम इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे N2 प्लस 3H2 और मान लीजिए ये बन गया आपका 2NH3। अब इसमें सबसे पहले उत्प्रेरक का जो प्रयोग करते हैं, तो मान लीजिए हम मोलिब्डेनम इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम उत्प्रेरक लिख देंगे ऊपर। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर 500 केल्विन पर करा रहे हैं तो 500 केल्विन टेम्परेचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर प्रेशर 120 है तो लिख देंगे 120 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका ताप रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपका दबाव रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम उत्प्रेरक, ताप और दबाव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया है तो आवश्यक तापक्रम, दबाव तथा उत्प्रेरक किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल है, ऊपर हम उत्प्रेरक लिख लेंगे। ठीक है, जो भी उत्प्रेरक हम इस्तेमाल करेंगे उसको लिख लेंगे और एरो के नीचे क्या करेंगे, टेम्परेचर दिखा देंगे, फिर एटमॉस्फेयर को हम दबाव को जितना भी होगा वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यह प्रश्न आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है। देखिए, चूना, बुझा हुआ चूना तथा चूने के पत्थर और संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखना। तो चूने का सूत्र देखिए क्या है, चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसी में अगर पानी हम मिला देते हैं तो उसी चूने को हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। और उस समय बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए, चूने का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चूना हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक, तथा चूने का पत्थर की अगर बात करें तो देखिए, चूने का पत्थर तो चूने का पत्थर के लिए CaCO3 और दे दिया है यहाँ पे संगमरमर। तो संगमरमर के लिए भी जो सूत्र होगा CaCO3। तो याद रखेंगे, चूने का पत्थर और संगमरमर का एक ही केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। चूने का पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट है और संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो CaCO3 चूने का पत्थर और संगमरमर दोनों का जो आणविक सूत्र होगा ये यही होगा। चूने के लिए होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और बुझा हुआ चूना का होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन चारों को एकदम याद कर लेंगे आप, ये आपके पेपर्स में आने की इनकी प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जल के विद्युत अपघटन से क्या होता है। तो जल के विद्युत अपघटन को हम देख लेते हैं। जल का विद्युत अपघटन क्या है, H2O, ये है, एरो दे दीजिए, जल है, इसका विद्युत अपघटन करा देते हैं। विद्युत अपघटन, जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो यह अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म में हो जाएगा। जैसे ये H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। अब ये जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2, इस तरह से। तो यानी जब हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो वह अपने अवयव में यानी हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। यानी जल के अपघटन से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाली क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस में उपस्थित मीथेन के दहन का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको मीथेन का सूत्र याद होना चाहिए। तो मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4 और इसको हम दहन करेंगे यानी जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो 2H2O से क्रिया करा देंगे।
तो क्या हो जाएगा देखिए CO2, और देखिए 2 दूना 4 यहाँ पर भी है, 2 दूना 4 यहाँ पर है, तो हो जाएगा 4H2O। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे कि प्राकृतिक गैस में उपस्थित मीथेन गैस के दहन का जो रासायनिक समीकरण होगा कुछ इस तरह से होगा। और आगे आप प्लस ऊर्जा भी लिख सकते हैं, यानी जब कोई वस्तु जलती है तो उसमें से ऊर्जा भी निकलेगी, और भी लिखना है तो इसके साथ प्रकाश भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए Fe प्लस H2O, Fe3 प्लस H2 को संतुलित करना है। देखिए इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे Fe प्लस H2O, एरो देंगे Fe3O4 प्लस H2। इसको संतुलित करने के लिए कार्य बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पे लगा दीजिए 3Fe। लोहा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखिए कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 4 यहाँ पर लगा दीजिए, तो 4 है ऑक्सीजन में। अब देखेंगे यहाँ पे 4 वाट हाइड्रोजन है, और यहाँ पर लगा दीजिए आप 4। इस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। 3Fe प्लस 4H2O बर एरो देंगे, हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2O। देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो Fe की बात करें तो Fe इधर कितना है, 3, इधर कितना है Fe बराबर 3। ठीक, हाइड्रोजन देखिए H बराबर कितना है, इधर 4 दूना 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8। ऑक्सीजन देखें कितना है, 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 4। इस तरह से ये आपका संतुलित हो गया। तो इस तरह से आप संतुलित करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। देखिए हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो उस पदार्थ का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीडेशन होने के फलस्वरूप हमको एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी जो मिलेगी आपको एटीपी के रूप में मिलती है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमको एनर्जी मिलती है, और वह क्रिया श्वसन के द्वारा होती है। होती कैसे है देख लेंगे। C6H12O6 ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है। तो देखिए क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, या इसी को 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो निर्मुक्त होती है। तो हमारे शरीर में श्वसन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, वह एक उष्माक्षेपीय क्रिया है। देखेंगे क्या है, उष्माक्षेपीय क्रिया। इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और वह ऊर्जा कितनी होती है, 673 किलो कैलोरी। और किस रूप में मिलती है, तो वो देखेंगे एटीपी के रूप में मिलती है, यानी 38 एटीपी ऊर्जा हमको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए कह रहा है वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। कह रहा है कि वसा युक्त अगर कोई पदार्थ है, अगर उसको विकृत गंधिता से बचाना है तो हम उसमें कौन सी गैस मिलाकर रखेंगे। तो याद रखेंगे हम उसमें नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस मिला करके रखते हैं। यानी किसी भी वसायुक्त पदार्थ को अगर हमें विकृत गंधिता से बचाना है तो उसको हम नाइट्रोजन गैस से उपचारित करेंगे। इसलिए देखेंगे जो चिप्स या पैकेट जो डिब्बा बंद आते हैं खाने, उसमें एक गैस भरी जाती है, और याद रखेंगे वो गैस जो होती है वह नाइट्रोजन गैस होती है, जो किसी भी वसायुक्त पदार्थ को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाती है। क्योंकि वसायुक्त पदार्थ जो होते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, और उसके फलस्वरूप उनका स्वाद बिगड़ जाता है, तो उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और यह याद रखेंगे कि किसी भी वसायुक्त पदार्थ को अगर विकृत गंधिता से बचाना है तो हम उसके साथ नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस लवण का विघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है और यह फोटोग्राफी में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो देखेंगे सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl2, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं, और इसका विघटन प्रकाश के उपस्थिति में भी हो जाता है।
प्रकाश की उपस्थिति में इसका विघटन भी होता है। और इसी AgCl याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, AgCl का प्रयोग हम फोटोग्राफिक प्लेट पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम के रिबन के दहन के पश्चात राख में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? तो देखेंगे Mg है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें जब जलाया जाएगा तो ये बनेगा MgO 2MgO, यानी ये इस तरह से। तो जो राख होगी देखेंगे, जो राख होगी उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ पाया जाएगा। याद रखेंगे, मैग्नीशियम रिबन के दहन के पश्चात प्राप्त राख में मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? संयोजन मतलब क्या होता है? योग, यानी जोड़ना। ठीक, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि अगर कोई पदार्थ A और B है और मिल करके केवल एक पदार्थ AP बनाता है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम देखेंगे, A की जगह पर हम लिख दें कार्बन और B की जगह पर लिख दें ऑक्सीजन, और अगर हम इसका योग करें ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया होगी। तो याद रखेंगे, संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है जुड़ना। जैसे ये पार्ट और ये पार्ट, दो चीज मिलकर के केवल एक बन जाए, इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर के केवल और केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे A + B = AB। इसी तरह से इसका एग्जांपल देखें, इसको कार्बन लिख दिया, इसको ऑक्सीजन लिख दिया, दोनों मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह अभिक्रिया होगी, वह संयोजन अभिक्रिया होगी। आइए अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए देखें पहला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक समीकरण। याद रखेंगे, वह समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द समीकरण एवं सूत्र समीकरण। अगर समीकरण की बात करें तो समीकरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यदि रासायनिक समीकरण को देखिए, शब्द समीकरण, सबसे पहले देखिए शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, यानी यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को शब्दों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे इसी का शब्द समीकरण हम लिखें तो क्या लिखेंगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन गया, ये लिख दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों को शब्दों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है उस समीकरण को हम शब्द समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूत्र समीकरण क्या होता है? अब यही शब्द समीकरण है, और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कार्बन ऑक्सीजन तथा उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड को उनके सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो उसे हम सूत्र समीकरण कहते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद और अभिकारक को उनके सूत्रों और उनके संकेतों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो उस समीकरण को हम सूत्र समीकरण कहते हैं। अब इसी का सूत्र समीकरण क्या होगा? ये कार्बन को हम लिखेंगे चिन्ह के द्वारा C, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे O2 से, और एरो देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे CO2 से। तो इस समीकरण को हम सूत्र समीकरण कहते हैं, सूत्र समीकरण कहते हैं। तो देखिए, क्या शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण में क्या अंतर है? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को शब्दों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। और वही रासायनिक अभिक्रिया जब उसमें भाग लेने वाले उत्पादों और उसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को उनके सूत्रों या उनके प्रतीकों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कार्बन सूत्र हो गया
और प्रतीक हो गया, ऑक्सीजन का O होता है, इसका ये अणुसूत्र हो गया। इस तरह जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को उनके चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम सूत्र समीकरण कहते हैं। जैसे ये शब्द समीकरण हो गया और ये सूत्र समीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंकाली समीकरण एवं संतुलित समीकरण क्या होता है? अब कंकाली समीकरण क्या है कि हम ऐसे ही लिख दें कि क्या होता है कंकाली। जैसे हम जानते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो ऐसे एट रैंडम हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका कंकाली समीकरण हो गया। या अगर इसको देखें तो ये संतुलित, सल्फर एक है और सल्फर एक, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो, लेकिन अगर हम लिख दें इस तरह Zn प्लस O2, एरो लिख करके लिख दें ZnO, जिंक और ऑक्सीजन के फलस्वरूप हमको जिंक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जिंक की संख्या देखेंगे 1, यहाँ पर भी जिंक की संख्या देखेंगे 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी ऑक्सीजन इक्वल नहीं है दोनों तरफ। लेकिन इनको हम कहेंगे कंकाली समीकरण, क्योंकि यह बताते हैं जिंक और ऑक्सीजन मिलकर के जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। और यदि हम संतुलित समीकरण की बात करें, अगर हम संतुलित समीकरण की बात करें, संतुलित समीकरण की बात करें, तो उसमें क्या होगा, अभिकारक में जितने परमाणु होंगे, अभिकारक में जो परमाणु होंगे वह उत्पाद में जितने भी परमाणु होंगे उनके बराबर होंगे। जैसे Zn और O2 को अब अगर लिखते हैं Zn प्लस O2 और तब यहाँ पर ZnO लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2ZnO और यहाँ पर हम बना देंगे 2Z। तो यहाँ पर जिंक भी हो जाएगा आपका 2, ऑक्सीजन भी हो गया 2, यहाँ पर देखेंगे जिंक हो गया 2 और ऑक्सीजन भी हो गया आपका 2। इस तरह से दोनों तरफ जिंक और ऑक्सीजन सब क्या हो गए, इक्वल हो गए, टोटल इक्वल हो गए। तो इस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहेंगे। तो याद रखेंगे जो कंकाली समीकरण होता है वह केवल स्ट्रक्चर बताता है। जैसे Zn प्लस O2 बराबर बनता है Zn, यानी जिंक और ऑक्सीजन मिलकर के जिंक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इसमें परमाणुओं की संख्या जो होगी वो दोनों तरफ इक्वल नहीं होगी। लेकिन अगर संतुलित होगी तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पादक में जो परमाणु हैं उनकी संख्या हमेशा बराबर होगी। तो इसी को हम संतुलित करेंगे तो 2Zn कर देंगे और इधर 2 लगा देंगे तो 2ZnO बन जाएगा। तो देखेंगे Zn इधर भी 2 उधर भी 2 और ऑक्सीजन इधर भी 2 और इधर भी 2। तो इस तरह से समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई ऐसा अभिक्रिया हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का उत्पादन करते हैं, उनका और जो नया पदार्थ बनता है वह गुण और संरचना में बिल्कुल नए वाले पदार्थ से भिन्न होता है, तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे सिंपली अगर देखें तो अगर हम कागज को जला दें, कागज का जलना क्या होगा, यह एक रासायनिक अभिक्रिया। कागज जब एक बार राख में बदल जाएगी तो फिर राख से हम कागज को नहीं बना सकते। दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से वे अभिक्रियाएं जिनसे नया पदार्थ बनते हैं और नए पदार्थ के गुण अपने पूर्ववर्ती पदार्थों से पूर्णतया भिन्न होते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कागज का जलना, दूध से दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, ये सारे जो होंगे आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों आपस में मिलते हैं तो बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। H2 की बात करें, H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करते हैं, बना देते हैं H2O। अगर 2H2O की बात करें तो जल बन जाएगा। देखेंगे ये गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस तरह से अभिक्रिया यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो अपने पूर्ववर्ती पदार्थों से गुणों में पूर्णतया भिन्न होते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब उष्मा शोषी मतलब उष्मा, देखिए उष्मा क्या है, शोषी, यानी ये दो शब्द मिलकर इसमें बना है पहला शब्द उष्मा और दूसरा शब्द है शोषण।
यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है या उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे PCl3 प्लस Cl2 से अगर हमको PCl5 बनाना है तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, बगैर ऊष्मा की ये क्रिया संभव नहीं होती है। तो इस तरह से जब ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा जब अवशोषित होगी तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए भी हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊष्मा देना पड़ता है। चाहे ऊष्मा इधर लिखे या अभिकारक जब उत्पाद बना लेते उधर माइनस लगा करके लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी। अब ये जब क्रिया कब होगी, जब हम इसमें ऊष्मा देंगे। इसके फलस्वरूप क्या बनेगा आपका BaCl2 प्लस 2NH4OH। तो यह भी एक क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रिया को कराने के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। चाहे ऐसे लिखे या PCl3 प्लस Cl2 प्लस ऊष्मा लिख करके, या लीजिए PCl5। बात देखिए, या यहाँ पर करेंगे तो प्लस करके दिखाना पड़ेगा ऊष्मा, और अगर आप इधर लिखते हैं तो माइनस करके आपको ऊष्मा लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगर ऊष्मा क्षेपी की बात करें तो देखिए ऊष्मा क्षेपी, अगर ऊष्मा क्षेपी का मतलब हम समझें सिंपल भाषा में, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ऊष्मा और एक क्या हो गया, इसमें उत्सर्जन शब्द बना है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे होने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर जल की ही हम बात करें तो देखेंगे H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 अगर बनता है तो आपका बनेगा 2H2O, और उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें और यह H2O के साथ क्रिया करता है तो देखेंगे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊर्जा, या इसी को हम ऊष्मा लिख सकते हैं, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O और ऊष्मा निकलेगी। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आइए अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, बट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखें, अगर कोई पदार्थ AB है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वह A और B में टूट जाती है, तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगर अब वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से हो सकता है। एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाश रासायनिक वियोजन, और तीसरा विद्युत अपघटन। अब देखिए ऊष्मीय वियोजन क्या होगा? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी जिसको संपन्न करने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण देखें, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको अगर हम गर्म करते हैं, हीट कर देते हैं, गर्म देते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं, तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। इस तरह से ये दो सरल भागों में टूट गया, तो इस वियोजन को हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। अब देखिए एक और इधर प्रकाश रासायनिक वियोजन, यानी वह वियोजन जिसको संपन्न करने के लिए
प्रकाश की फोटान ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मी वियोजन न कह के अब प्रकाश रासायनिक वियोजन कहते हैं। यानी वह रासायनिक वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसको संपन्न करने के लिए सूर्य के ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उस वियोजन को हम प्रकाश रासायनिक वियोजन कहते हैं। जैसे सिंपल देखें, 2AgCl को अगर सूर्य के प्रकाश में हम रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, ठीक है, तो ये टूट जाएगा 2Ag प्लस Cl2 में। तो इस प्रकार के वियोजन को हम कहेंगे प्रकाश रासायनिक वियोजन। ठीक है, स्पष्ट हो गया। यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है उसे हम प्रकाश रासायनिक वियोजन कहते हैं। याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, ये पूछ देता है किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो सूर्य के प्रकाश में वियोजित होता है, और फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, विद्युत अपघटन क्या कहते हैं। यानी वह वियोजन अभिक्रिया या वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयव में डिवाइड हो जाता है, अपने सरल अवयव में विभाजित हो जाता है, तो उस अपघटन या वियोजन अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कहेंगे, जैसे जल ही ले लेते हैं, H2O। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, विद्युत अपघटन होता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। यानी इसमें विद्युत की जरूरत पड़ती है, विद्युत धारा के प्रभाव में ये क्रिया होगी, तो ये टूट जाएगा आपका 2H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो इस तरह से इस घटना को अगर वह वियोजन या वह अपघटन क्रिया जो विद्युत धारा के प्रभाव में संपन्न होती है उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हो गए। सिंपल क्वेश्चंस के सिंपल आंसर्स आपको देने हैं। जितने छोटे क्वेश्चंस रहेंगे उतने ही छोटे आंसर्स आपको देने, बहुत ज्यादा बड़े आंसर देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है। देखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर देता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम अगर बात करें, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन हम करा लेते हैं जिंक से। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके यौगिक से रिप्लेस कर देगा और उसके जगह पर अपने आ जाता है। यानी अब बन जाएगा यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो देखेंगे जिंक क्या है, अधिक सक्रिय है, वह अपने से कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट में अगर जिंक से क्रिया कराते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पर स्वयं आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपस्थित उत्पादकों के बीच में अपने आयनों की अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज कर जाते हैं एक दूसरे से, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और विस्थापन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों इस विशेष ध्यान देंगे क्वेश्चंस पर। देखिए, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपस्थित दो अभिकारकों के बीच उनके आयनों की अदला बदली हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, एक यौगिक है A और B, दूसरा यौगिक है C और D। अब इन दोनों के बीच में आयनों की अदला बदली हो जाती है। कैसे होती है, अब इसका एक आयन जो धनायन है इसके ऋणायन के साथ आ जाएगा, यानी ये बना लेगा AD, और इसका जो ऋणायन है इसके धनायन के साथ आ जाएगा और बना देगा CB। इस तरह से इसमें क्या होता है,
दो यौगिकों के आयनों की परस्पर अदला बदली हो जाती है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सीधे सीधे देखिए CuSO4 है, एक कंपाउंड से है, दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो देखिए इसका ये जो धनायन है इसके ऋणायन के साथ आ जाएगा, यानी बना लेगा CuCl2 और इसका इसके साथ आ गया और ये बना लेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो इस तरह के रासायनिक समीकरण को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए निम्नलिखित के संतुलित समीकरण दीजिए, सिर्फ संतुलित समीकरण की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है तो पहले क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन यानी H2 और क्लोरीन को हम लिखेंगे Cl2 और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी 2HCl। देखेंगे संतुलित है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, क्लोरीन दो क्लोरीन, तो ये इस तरह से हम लिख लेंगे। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2 से, ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया। फिर एल्युमिनियम सल्फेट प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस होता है एल्युमिनियम सल्फेट। तो क्या बन रहा है देखेंगे, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, यहाँ पे देखेंगे SO4 का होल थ्राइस होता है, ठीक। तो बेरियम सल्फेट बन गया और प्लस क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड ACl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, इस तरह से बन गया। लेकिन देखेंगे ये बैलेंस नहीं, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है। तो हम सबसे पहले एल्युमिनियम को ही बैलेंस कर लें, तो यहाँ लगा दें 2, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, बेरियम अभी बराबर है, सल्फेट देखेंगे 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सल्फेट 3 है, तो सल्फेट को अगर बराबर करें तो देखिए यहाँ पे 3 लगा दें और यहाँ पर हम लगा दें 3, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, तो होगा एरो देंगे 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, कुछ इस तरह 3 बेरियम, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, सल्फर 3 तो 3 सल्फर, यहाँ पर भी 3 सल्फर, ऑक्सीजन देखेंगे 4 तिहाई 12, यहाँ पर भी हो जाएगा 4 तिहाई 12, क्लोरीन 3 दूना 6, क्लोरीन 3 दूना 6, इस तरह से ये भी आपका बैलेंस हो गया। इधर देखेंगे नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आते हैं, देखिए क्या, सोडियम जल के साथ क्रिया करता है, सोडियम यानी Na और किससे क्रिया करता है, जल से यानी H2O से, तो इस तरह से हमने लिख दिया। और फिर क्या बनता है देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बना, ये मिटा देते हैं, और क्या बन जा रहा है आपका, हाइड्रोजन बच जा रहा है, ये H2। तो यहाँ पर देखेंगे H2 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम कर देंगे 2Na, अगर यहाँ पर हम कर देंगे 2NaOH तो हाइड्रोजन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, सोडियम हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन देखेंगे 2 यहाँ पे और यहाँ पे हो गया 4, तो हाइड्रोजन 4 इधर भी हो गया और 2 दूना 4 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, इस तरह से यह रासायनिक समीकरण भी संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे क्या क्या कहा है, निम्नलिखित को संतुलित, केवल समीकरण को संतुलित लिखने के लिए कहा, इसकी स्थिति को नहीं लिखना है कि इसको गैस लिखना है, इसको गैस लिखना है या किस फॉर्म है, फॉर्म की बात नहीं किया, तो ऐसे हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों, अब वो जिस अवस्था में है उसके संकेत को भी लिखना है और साथ साथ उसको संतुलित समीकरण भी देना है। तो देखेंगे जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे BaCl2, चूंकि जल में है तो जल के लिए इसका होगा, हम लिखेंगे AQ, ठीक है। और सोडियम सल्फेट के विलयन यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट का भी विलयन है तो इसको के लिए भी हम AQ लिख देंगे, एरो देंगे, कह रहा है करके क्या, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है यानी
Cl तो बनता है, लेकिन NaCl बनता है किस फॉर्म में, जली फॉर्म में, यानी विलयन बनता है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे Aq। सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। फिर देखेंगे प्लस क्या बचा बन रहा है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट, और बनता है क्या फिर BaSO4, और ये अघुलनशील है यानी सॉलिड फॉर्म है, इसलिए इसके साथ लिख देंगे यस। इस तरह से ये हमारा बैलेंस समीकरण मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर इस क्वेश्चन को, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का जली विलयन यानी Aq ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से यानी HCl के विलयन से, यानी HCl की विलयन की बात करें तो इसको भी हम लिखेंगे Aq। विलयन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना लेता है, NaCl क्लोराइड बना लेता है और क्या विलयन बनाता है, तो NaCl को भी हम लिखेंगे Aq से। और बच गया क्या, यहाँ पर HOH और यहाँ पर बच गया जल, यानी H2O बन गया, तो जल भी क्या हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में हो गया। जैसे देखेंगे NaOH एक्वस फॉर्म में, HCl भी एक्वस फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म है, और जो जल बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो इस तरह से इसका भी हम समीकरण लिख देंगे। अब फिर से देखिए, संतुलित समीकरण एवं अभिक्रिया का प्रकार, इसमें सिर्फ क्या करना है, संतुलित समीकरण लिखना है और अभिक्रिया का प्रकार लिखना है। जो पदार्थ बन रहे हैं उसकी अवस्था को नहीं लिखना है, ठीक। जितना क्वेश्चन पूछे जवाब हम उतना ही देंगे, ठीक है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है, यानी अगर इसकी बात करें पोटेशियम के, पोटेशियम और ब्रोमाइड Br, ठीक। और किससे क्रिया करता है, बेरियम आयोडाइड से, Bi2 से अभिक्रिया करता है। देखिए इधर तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बन गया, पोटेशियम आयोडाइड बन गया यानी 2Ki बन गया। और फिर क्या बन गया, बेरियम ब्रोमाइड, ये बेरियम ब्रोमाइड है, BaBr2 बन गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से क्रिया करता है, बनता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो कह रहा है कि अब इसमें बताना है, संतुलित समीकरण तो लिख दिया, अब देखना है अभिक्रिया किस प्रकार का। तो देखेंगे यहाँ पोटेशियम, ये देखिए A है, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, यहाँ पर D देखें तो देखेंगे A के साथ कौन आ गया, D आ गया, और B के साथ कौन आ गया, C आ गया, यानी दोनों यौगिकों के जो आयंस हैं उनकी अदला बदली हो जा रही है। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्यों कहेंगे, क्योंकि पोटेशियम देखिए इस आयोडीन से जुड़ गया, और बेरियम क्या गया अपना जगह रिप्लेस करके इस ब्रोमीन से जुड़े, यानी दोनों यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो गई, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए जिंक कार्बोनेट होगा, जिंक कार्बोनेट, यानी देखेंगे इसको हम जिंक कार्बोनेट, इस वाले क्वेश्चन का ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट। रासायनिक अभिक्रिया होती है जैसे भी हो, तो ये बदल जाता है जिंक ऑक्साइड में ZnO प्लस CO2 में, तो ये इसकी रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब जिंक देखेंगे एक पदार्थ है, देखिए ध्यान से, ये कितना है, एक पदार्थ है, और कितने भागों में टूट गया है, 2 पदार्थों में, तो इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ 2 सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में ये है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखेंगे Mg पहले लिख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, MgCl2 बना लेता है, ठीक। और क्या बनाता है, H2 हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ये हो गया इसका कंकाली, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर Mg1 लेकिन क्लोरीन 2, यहाँ पर 2,
नहीं है तो इसको हम 2 कर लेंगे तो हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2। तो इस तरह से इसका रासायनिक समीकरण ये हो जाएगा। तो अब क्या हो गया यहाँ पे Mg प्लस 2HCl मिलकर के 2HCl मिलकर के MgCl2 और H2 गैस बना लेते हैं। तो इस अभिक्रिया की बात करें तो यह एक विस्थापनी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि Mg जो है वो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसके जगह पे आ गया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व एक कम अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये अभिक्रिया की कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपके बने। इसको आप बार बार पढ़िए, फिर उसको लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आप 100% मार्क्स लाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार ऑक्सीजन के सापेक्ष समझना है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम कराएं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहेंगे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसके विपरीत अगर अपचयन अभिक्रिया की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। जैसे देखें ZnO और कार्बन के साथ क्रिया कराएं तो Zn अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, जिंक से ऑक्सीजन रिमूव होकर के कार्बन डाइऑक्साइड से जाकर के जुड़ गया। तो यहाँ ऑक्सीजन चूंकि रिमूव हो गया है, अलग हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर में भी ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए तो उसमें बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी एक ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। इसके विपरीत जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो उसका हम कहते हैं कि उस तत्व का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये जो जिंक के साथ ऑक्सीजन है वो इसका साथ छोड़ करके कार्बन के साथ चला गया, तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। ठीक है, साइड में समझ लीजिए। पूरा डिटेल समझने के लिए हमारे चैनल पर जाकर के ऑक्सीकरण और अपचयन का जो वीडियो है उसको अवश्य देखें। नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि ये रिवीजन हो रहा है इसलिए इसमें फास्ट तरीके से हम जा रहे हैं। आइए अब देखें, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करिए। हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हुए अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के वहां पे हीट एंड ट्रायल मेथड का जो वीडियो उसको देखें और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर हम फटाफट इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल टेस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट बना देता है और जल बनाता है। तो इसको अगर हम संतुलित कर देखें, HNO3 1 है, यहाँ पर NO3 अगर बात करें तो 2 है, तो इसको हम अगर यहाँ पे 2 कर दिए तो HNO3 देखें यहाँ 2, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 2 4, यहाँ पर सिर्फ कितना है 2, तो इसके आगे भी हम 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा 4। कैल्शियम 1 है, ये OH 2 है, देखेंगे 3 दूना 6 और 6 4 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और 6 2 8, यानी संतुलित हो गया। यानी इसका जो संतुलित समीकरण हो गया, देखेंगे क्या हो गया, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो दे देंगे, लिख देंगे CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2। ये बैलेंस समीकरण हो गया। इधर जितने भी लिखे जा रहे हैं सब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे NaOH दूसरा वाला आते हैं, दूसरे को ध्यान से देखिए, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2, सोडियम इधर 1 है इधर 2 है, तो 2 की जगह पे इसको अगर हम 2 कर दें यहाँ पर तो देखेंगे 2Na बराबर SO4 H2 2 है, H2 2 है। ऑक्सीजन देखें कितना है, 4 1 5, यहाँ पर ऑक्सीजन देखें 4
और यहाँ पर 2 6 है। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर हम 4 कर दें तो ये बैलेंस हो जाए। देखेंगे सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, ऑक्सीजन देखें 2 और 4 2 6, 2 4 2 6, सल्फर देखें 1 है, सल्फर 1 है और सारे बराबर ही है। तो इसका अगर हम बैलेंस समीकरण देखें तो क्या हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2SO4 एरो देंगे हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2। इस तरह से बैलेंस समीकरण लिख लेंगे। नेक्स्ट देखें NaCl AgNO3 और NaNO3 प्लस Cl तीसरा, इसको ध्यान से देखें Na1 क्लोरीन 1 Ag1 NO3 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, इसलिए पहले ही से क्या है, इक्वल है यानी बैलेंस है, जिसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 तो बन गया BaSO4 प्लस HCl। तो देखेंगे यस सल्फर बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर H 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इसके आगे अगर हम 2 लगा दें तो ये सारे आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो दे देंगे, लिखेंगे BaSO4 प्लस 2HCl, ऐसे आप बैलेंस करके लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए N2 प्लस H2 बराबर है NH3। तो N2 को पहले 2 करिए, 2N2, 2N किया आपने, 3 दूना 6 हो गया, इसको करने के लिए 3H2। तो इसका बैलेंस समीकरण हो जाएगा N2 प्लस 3H2 एरो देंगे 2NH3। इस तरह से ये बैलेंस समीकरण है। ठीक इसी तरह से लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ क्रिया करता है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेड तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए 2। अब Pb कितना हो गया 2, इसको भी इधर कर लिए 2। तो देखिए सारे लगभग बैलेंस हो गया, 2 Pb हो गया, 2 Pb हो गया, ऑक्सीजन 2 कार्बन 1 कार्बन 1, यानी इसका जो बैलेंस समीकरण हो जाएगा 2PbO प्लस C बराबर 2Pb प्लस CO2। इस तरह से ये आप बैलेंस कर देंगे। देखिए यहाँ पे Zn, नेक्स्ट देखिए Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, Zn1 Cl2 2 Cl2 1 H2 2 H1, यहाँ पर 2 लगा देंगे हम, 2HA भी हो गया, 2Cl। इस तरह से ये हो गया आपका बैलेंस। इस तरह से हो जाएगा Zn प्लस 2HCl एरो दे देंगे, लिखेंगे ZnCl2 प्लस H2। इस तरह से ये बैलेंस हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए FeSO4 प्लस, अब इसको एरो दिया है, दिया Fe2O3 SO2 तो देखिए लोहा यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, इसके आगे लगा दिए 2। अब 2 लगाने से 2Fe बराबर हो गया, ऑक्सीजन देखें कितना है, 3 2 5 5 3 8 4 दूना 8, सल्फर कितना है यहाँ पे 2, तो सल्फर भी हो गया 2। इस तरह से ये बैलेंस हो गया, सिर्फ एक जगह पे रखने पे बैलेंस हो जाए। हीट एंड ट्रायल मेथड में आप सबसे पहले देखेंगे क्या ऐसा हम रखें कि सारे बैलेंस हो जाएं। यहाँ पे सिर्फ 2 रखने से ये सारे बैलेंस हो गए, तो हो जाएगा 2FeSO4 एरो दे देंगे, लिखेंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, इस तरह से आप बैलेंस करेंगे। अगर डिटेल में हीट एंड ट्रायल मेथड को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के वहां पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो वीडियो हमने बनाया है उसको अवश्य देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार ऑक्सीजन के सापेक्ष समझना है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम कराएं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहेंगे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसके विपरीत अगर अपचयन अभिक्रिया की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। जैसे देखें ZnO और कार्बन के साथ क्रिया कराएं
तो जेडीएन अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, जिंक से ऑक्सीजन रिमूव होकर के कार्बन डाइऑक्साइड से जाकर के जुड़ गया। तो यहाँ ऑक्सीजन चूंकि रिमूव हो गया है, अलग हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर में भी ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी एक ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया है। इसके विपरीत जिस रासायनिक अपक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो उसका हम कहते हैं कि उस तत्व का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये जो जिंक के साथ ऑक्सीजन है वो इसका साथ छोड़ करके कार्बन के साथ चला गया, तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए। पूरा डिटेल समझने के लिए हमारे चैनल पर जाकर के ऑक्सीकरण और अपचयन का जो वीडियो है उसको अवश्य देखें। नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि ये रिवीजन हो रहा है इसलिए इसमें फास्ट तरीके से हम जा रहे हैं। आइए अब देखें, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करिए। हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हुए, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के वहां पे हीट एंड ट्रायल मेथड का जो वीडियो उसको देखें और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर हम फटाफट इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट बना देता है और जल बनाता है। तो इसको अगर हम संतुलित कर देखें, HNO3 एक है, यहाँ पर NO3 अगर बात करें तो 2 है, तो इसको हम अगर यहाँ पे 2 कर दिए तो HNO3 देखें यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 2 4, यहाँ पर सिर्फ कितना है 2, तो इसके आगे भी हम 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा 4। कैल्शियम एक है, ये OH 2 है, देखेंगे 3 दूना 6 और 6 4 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और 6 2 8, यानी संतुलित हो गया। यानी इसका जो संतुलित समीकरण हो गया, देखेंगे क्या हो गया, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो दे देंगे, लिख देंगे CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2। ये बैलेंस समीकरण हो गया। इधर जितने भी लिखे जा रहे हैं सब बैलेंस इक्वेशन लिखे जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे NaOH दूसरा वाला आते हैं, दूसरे को ध्यान से देखिए, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम इधर 1 है इधर 2 है, तो 2 की जगह पे इसको अगर हम 2 कर दें यहाँ पर, तो देखेंगे 2Na बराबर SO4 H2 2 है, H2 2 है। ऑक्सीजन देखें कितना है, 4 1 5, यहाँ पर ऑक्सीजन देखें 4 और यहाँ पर 2 6 है, तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर हम 4 कर दें तो ये बैलेंस हो जाए। देखेंगे सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, ऑक्सीजन देखें 2 और 4 2 6, 2 4 2 6, सल्फर देखें 1 है, सल्फर 1 है और सारे बराबर ही है। तो इसका अगर हम बैलेंस समीकरण देखें तो क्या हो गया, 2NaOH प्लस H2SO4 एरो देंगे, हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। इस तरह से बैलेंस समीकरण लिख लेंगे। नेक्स्ट देखें NaCl AgNO3 और NaNO3 प्लस Cl तीसरा, इसको ध्यान से देखें, Na1 क्लोरीन 1 Ag1 NO3 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, इसलिए पहले ही से क्या है, इक्वल है, यानी बैलेंस है, जिसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, तो बन गया BaSO4 प्लस HCl। तो देखेंगे यह सल्फर बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर H 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे अगर हम 2 लगा दें तो ये सारे आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4, एरो दे देंगे, लिखेंगे BaSO4 प्लस 2HCl, ऐसे आप बैलेंस करके लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए N2 प्लस H2 बराबर है NH3, तो N2 को पहले 2 करिए, 2N किया आपने, 3 दूना 6 हो गया, इसको करने के लिए 3H2, तो इसका बैलेंस समीकरण हो जाएगा N2
+3H2 एरो देंगे 2NH3। इस तरह से ये बैलेंस समीकरण है। ठीक इसी तरह से लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ क्रिया करता है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेड लेड तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए 2। अब पीबी कितना हो गया 2, इसको भी इधर कर लिए 2। देखिए सारे लगभग बैलेंस हो गया, 2 पीबी हो गया, 2 पीबी हो गया, ऑक्सीजन 2 कार्बन 1 कार्बन 1, यानी इसका जो बैलेंस समीकरण हो जाएगा 2PbO + C बराबर 2Pb + CO2। इस तरह से ये आप बैलेंस कर देंगे। देखिए यहाँ पे Zn, नेक्स्ट देखिए Zn + HCl, ZnCl2 + H2, Zn 1 Cl2 2 Cl2 1 H2 2 H1, यहाँ पर 2 लगा देंगे हम, 2HAB हो गया 2Cl। इस तरह से ये हो गया आपका बैलेंस। इस तरह से हो जाएगा Zn + 2HCl, एरो दे देंगे, लिखेंगे ZnCl2 + H2। इस तरह से ये बैलेंस हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए FeSO4 प्लस, अब इसको एरो दिया है, दिया Fe2O3 SO2 SO3। तो देखिए लोहा यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, इसके आगे लगा दिए 2। अब 2 लगाने से 2Fe बराबर हो गया, ऑक्सीजन देखें कितना है 3 2 5 5 3 8 4 2 8। सल्फर कितना है यहाँ पे 2, तो सल्फर भी हो गया 2। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। सिर्फ एक जगह पे रखने पे बैलेंस हो जाए। हीट एंड ट्रायल मेथड में आप सबसे पहले देखेंगे क्या ऐसा हम रखें कि सारे बैलेंस हो जाएं। यहाँ पे सिर्फ 2 रखने से ये सारे बैलेंस हो गए, तो हो जाएगा 2FeSO4, एरो दे देंगे, लिखेंगे Fe2O3 + SO2 + SO3। ठीक है, इस तरह से आप बैलेंस करेंगे। अगर डिटेल में हीट एंड ट्रायल मेथड को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के वहां पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो वीडियो हमने बनाया है उसको अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता, दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम संक्षारण देखें। अब देखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी के कारण धातुएं जो होती हैं वह धीरे धीरे संक्षारित होती हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी के कारण धातुओं की क्षय होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम संक्षारण कहते हैं। और लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का सबसे ज्यादा उपयुक्त उदाहरण है। अब होता क्या है कि लोहा रहता है, यानी 4Fe + 3O2 के साथ क्रिया करके बना लेता है 2Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बना लेता है। अब यह फेरस ऑक्साइड Fe2O3 क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ क्रिया करता है, यानी H2O के साथ क्रिया करता है और एक कंपाउंड बनाता है Fe2O3 × XH2O, जिसको हम कहते हैं जंग लगना। और धीरे धीरे ये जंग जो होता है वह भूरे रंग का होता है, आपने देखा होगा। तो धीरे धीरे लोहा क्या होता है, संक्षारित होकर नष्ट होने लगता है। तो याद रखेंगे संक्षारण क्या होता है, संक्षारण मतलब संक्षरित होना, यानी धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित वायु, नमी, अम्ल के कारण क्षय होने की जो घटना होती है उसी को हम संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना यह एक संक्षारण का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। और लोहे क्या करता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है और फेरस ऑक्साइड जलवाष्प के साथ क्रिया करके जंग बना लेता है, जो Fe2O3 × XH2 के रूप में होता है। नेक्स्ट आइए अब देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, अब देखेंगे भोजन, यानी कहें हम भोज्य पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ, वसायुक्त अगर जो पदार्थ है अगर उसको वायु में हम खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाते हैं, यानी ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण इनका स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है और दुर्गंध भी उठने लगती है, यानी वे वस्तुएं खाने योग्य नहीं रह जाती हैं। तो जब वस्तुओं को खुला छोड़ देने पर जब उनका वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद भी बदल जाता है और उसमें से दुर्गंध उठने लगती है, तो इसी घटना को हम विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। तो अगर किसी खाद्य पदार्थ को हमको पैक करने रखना होता है तो उसके ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, खाने को जिस पैकेट में हम पैक करते थे उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन गैस को
भर देते हैं। तो याद रखेंगे, किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर आक्सीकृत होने से यानी विकृत गंधिता से बचाना है तो उस खाद्य पदार्थ के साथ हम NO2 गैस को भर देते हैं। तो याद रखेंगे, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम उसे N2 से उपचारित कर देते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के लगभग सारे जो महत्वपूर्ण कंटेंट थे, प्रश्न थे, वो आपको रिवीजन करा दिए गए। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्न आप हल कर लेंगे। और आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, एक कंकाली तथा एक संतुलित समीकरण को लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूने का पत्थर तथा चूने का अणुसूत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इन क्वेश्चंस का जवाब आप इनबॉक्स में देंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने इस पूरे वीडियोस को देखा होगा तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दे देंगे और बोर्ड में आने वाले इस चैप्टर से सभी प्रश्नों को भी हल करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे समय पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।